ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जिसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हमने लास्ट लेक्चर में ब्रीफ में की थी। जब आपको याद होगा, जब हमने कंप्यूटर के बारे में समझा था कि हम जब सी या सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन किसी भी लैंग्वेज के साथ जब अपना करियर आगे बढ़ाते हैं तो क्या भूमिका होती है कंप्यूटर की या ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्योंकि हर लैंग्वेज अल्टीमेटली वर्क कहाँ पर करेगी? कंप्यूटर पर। हम लोगों ने समझा भी कि इनपुट जब लेते हैं डेटा को हम लोग, तो इनपुट को हमें प्रोसेस करना पड़ता है और उसी प्रोसेस्ड रिजल्ट को हम लोग बोलते हैं आउटपुट या इंफॉर्मेशन, जो कि हमारी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, हर प्रोग्राम का, दुनिया के हर सॉफ्टवेयर का यही ऑब्जेक्टिव होता है। हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्यों बना रहे हैं? आपने भी सोचा होगा कि मैं जब कोई प्रोग्राम लिखूंगा तो मेरे प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो काम मैं मैन्युअली करता था उसमें काफ़ी सारा मेमोरी के एफर्ट्स, प्रोसेसिंग के एफर्ट्स लगने के बाद, काफ़ी प्रयासों के बाद हमको रिजल्ट जनरेट कर पाते थे। कंप्यूटर होने का फ़ायदा क्या हुआ कि मैं डेटा को इनपुट लेता हूँ, कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करता हूँ, उसे प्रोसेस करता हूँ कंप्यूटर के सीपीयू के थ्रू, और एक बढ़िया, एक अच्छा सा रिजल्ट, एक काम की इंफॉर्मेशन हम लोग जनरेट कर पाते हैं। तो दुनिया की सारी लैंग्वेजेस का, सारे प्रोग्राम्स का, सारे सॉफ्टवेयर का अल्टीमेटली यही ऑब्जेक्टिव होता है कि इनपुट लो, प्रोसेसिंग करो और उस प्रोसेस्ड रिजल्ट को आउटपुट के रूप में या इंफॉर्मेशन के रूप में आपको प्रिंट कर दो, शो कर दो। अब दोस्तों, हमने ये भी समझा था कि हार्डवेयर अकेला इनफ नहीं है, हार्डवेयर अकेला पर्याप्त नहीं, उसके साथ में हमें एक सॉफ्टवेयर क्लब करना पड़ता है। तो हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर की उपयोगिता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या है? आप देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या हो गया? ये यूजर, मतलब आपके, हमारे और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस है। ये मैनेजर है बीच में, विच मैनेजेस ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑन द कंप्यूटर। अब जब हम कंप्यूटर पर सारी एक्टिविटीज को, सारी प्रोसेस को समझना चाहते हैं तो इसकी भूमिका क्या होगी? क्यों ओएस जरूरी है? जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ कि नॉर्मल हार्डवेयर में मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, हर हार्डवेयर का अपना अपना रोल है, अपना फंक्शन है। लेकिन उन हार्डवेयर को मैं यूटिलाइज कैसे कर पाऊंगा? कैसे उसकी पावर को, उसकी कैपेसिटी को यूज कर पाऊंगा? कंप्यूटर हमारे लिए फायदेमंद कब है? जब मैं उसकी मेमोरी यूज कर पाऊं, उसका प्रोसेसर में यूज कर लूं, मतलब ह्यूमन मेमोरी के बजाय मैं कंप्यूटर की मेमोरी यूज करूं। ह्यूमन जो प्रोसेसर है उसकी अपनी एक सीमा है, लॉजिक डेवलपमेंट है, जो इंटेलिजेंस आप में, हम में, वो हमें अपने लॉजिक से इंप्लीमेंट करना है। तो ओएस की भूमिका को हम लोग समझना शुरू करेंगे कि किसी भी हार्डवेयर से अगर आप कोई वर्किंग लेना चाहते हो, कुछ काम लेना चाहते हो, तो आपको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। उस मिनिमम रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस जो होता है उसके डेफिनेशन वाइज भी आपने देखा होगा, इट्स एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग क्या मानते हैं? ये हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस मतलब यहां पर यूजर है, हम किसी ओएस के थ्रू इन हार्डवेयर को कमांड देंगे, और हार्डवेयर को कमांड देने का मतलब क्या हुआ? आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इसका महत्व क्या, इंपॉर्टेंस क्या है। हम अगर कंप्यूटर की बात करते तो हम बोलते हैं इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो हमने लास्ट हमारे सेशन में बात की थी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब उनका जो वर्किंग है वो 0 और 1 के बीच में होगा। कोई भी कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उसका वर्किंग हम लोग कहाँ पर नोटिस करते हैं? 0 या 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बाइनरी मोड में उसका वर्किंग है, प्योर। अब आपके इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में, सीपीयू को, या जो भी आईओ इंस्ट्रक्शन है, इनपुट आउटपुट, इन इंस्ट्रक्शन को के ऊपर सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर लोड होता है उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं ओएस। मतलब ओएस दुनिया के सारे हार्डवेयर पर, सारे कंप्यूटर पर सबसे पहला लोड होने वाला सॉफ्टवेयर है। अब जैसे आप स्विच ऑन करते होंगे लैपटॉप का, मॉनिटर, आपके पीसी का, तो आपने नोटिस किया होगा कि सबसे पहले जो भी ओएस आपकी मशीन पे इंस्टॉल्ड है, कॉन्फ़िगर्ड है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का
की फाइल्स प्राइमरी मेमोरी में लोड होती है, जिसको आप बूटिंग की प्रोसेस बोलते हो बेसिकली, और आपके सामने एक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इन्वायरमेंट है वो आ जाता है। वहाँ से हमें क्लियरिटी आती है कि अब हम आगे कोई वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं, कोई गेम ओपन कर सकते हैं, कोई मीडिया प्लेयर ओपन कर सकते हैं, कुछ मूवी देखना है, सॉन्ग सुनना है हमें, तो वो काम कर सकते हैं, या फिर कोई MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो, पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बनाना हो, इन सब कामों के लिए हमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर, किसी न किसी एप्लीकेशन की नीड होती है। तो ये सब एप्लीकेशन जितनी भी हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो, हम C++ पढ़ेंगे, सी पढ़ रहे हैं, जावा पढ़ेंगे, पाइथन पढ़ेंगे, तो जितनी भी लैंग्वेजेस होंगी वो इंटरेक्ट करती है सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू। मतलब यहाँ पर आपको C भी मिलेगी, CPP भी मिलेगी, जावा मिलेगी, मतलब जितनी लैंग्वेजेस हैं वो सारी आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर वाली कैटेगरी में अवेलेबल होंगी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब क्या हो गया, तो MS वर्ड है, गेम्स हैं, कोई मूवी है, कोई सॉन्ग है, हॉस्पिटल का कोई सॉफ्टवेयर है, बैंकिंग का कोई सॉफ्टवेयर है, वो सब किस कैटेगरी में आता है, पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। तो जब यूजर किसी भी हार्डवेयर को अगर यूटिलाइज करना चाहता है तो बीच में उसको मीडिएटर के रूप में कौन होता है, OS। इसलिए हम लोग इस OS को हमेशा क्या मानते हैं कि इट इज एन इंटरफेस। इंटरफेस किसके, यूजर और हार्डवेयर के बीच में, क्योंकि ये पूरा हमारा हार्डवेयर है और यहां पर कौन है, हमारे यूजर है। तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में हमारा जो मेन रोल प्ले करता है कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, और ये क्यों प्रोग्रामिंग में भी नीड है इसकी, ये भी हम अभी सारा डिस्कस करेंगे। यहीं से हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हम लोग जब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर OS के बारे में जानना क्यों जरूरी है। बिना OS को समझे अगर हम हमारी प्रोग्रामिंग की जर्नी शुरू कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल समझे बिना काम करने की शुरुआत होगी, और उसके ड्रॉबैक कहीं ना कहीं आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आपको दोस्तों कि अभी जब हम इस OS को समझ रहे हैं तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोग्रामिंग के प्रोस्पेक्टिव में इसकी क्या यूटिलिटी है, वो भी सारी बातें मैं भी यहाँ पर 1 बाय 1 करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यूजर को जब भी किसी हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम विल वर्क एज ए मीडिएटर, इट विल वर्क एज ए मैनेजर, इट विल वर्क एज ए इंटरफेस। क्लियर। अब जब ये इंटरफेस के रूप में होगा तो मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू भी इंटरेक्ट कर सकता हूँ, मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू भी इंटरेक्ट कर सकता हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब आपकी सारी लैंग्वेजेस, जो भी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में आपने कहीं सुनी है, देखी है, तो वो सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, उनके कंपाइलर्स, असेंबलर्स, लिंकर, लोडर, ये सारे सॉफ्टवेयर इस कैटेगरी में आते हैं। यूजर इन्हीं के थ्रू इंटरेक्ट करेगा। मतलब अगर मैंने C++ का प्रोग्राम बनाया और मेरे प्रोग्राम को अगर कुछ ऐड करना है, डेटा सेव करना है, तो भी मुझे किसके थ्रू जाना पड़ेगा, OS के थ्रू। और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर कंसर्न हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा यहाँ पर। तो हमें समझना है कि हमारा रोल क्या होगा, कैसे हम लोग काम करते हैं, कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस OS के साथ में इंटरेक्शन है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, इसको समझते हैं हम लोग। दोस्तों ये बात देखो आप कि जब C लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी तो आपको याद होगा कि आपने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया होगा, printf। हम इस printf में जो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, सपोज मैंने लिख दिया OSOP, ऑनलाइन स्कूल ऑफ प्रोग्रामिंग। OSOP जब मैंने लिखा डबल कोट्स में, तो ये क्या करेगा, ये इंस्ट्रक्शन C लैंग्वेज की है। अगर मैं C++ में लिखता हूं तो सी आउट के साथ में मैंने डिफाइन कर दिया OSOP। जावा के साथ अगर मैं जाऊंगा तो system.out.println, और डबल कोट्स में मैंने यहां भी आके लिख दिया OSOP। पाइथन के साथ जाके लिख सकता हूं प्रिंट स्टेटमेंट। मतलब मेरी लैंग्वेज चेंज हो रही है, लेकिन यहां पर यूटिलिटी क्या है, OS की यूटिलिटी क्या है, वो हमें समझना है। जब भी मैं कोई प्रिंट कमांड लिखता हूं, चाहे printf हो, cout हो, या फिर system.out.println हो, मतलब जावा का स्टेटमेंट हो, C++ का स्टेटमेंट हो, या C का स्टेटमेंट हो, एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये तीनों कमांड मॉनिटर पर क्या डिस्प्ले करेंगे, OSOP, ऑनलाइन स्कूल ऑफ प्रोग्रामिंग।
ये जब ओसोप कीवर्ड, ओसोप जो टेक्स्ट है डबल कोट्स में, इसे एज इट इज मॉनिटर पे जाके शो कर देंगे। अब ये बताओ दोस्तों कि मॉनिटर एक हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है? मॉनिटर हार्डवेयर है। अब मॉनिटर को मैं या आप इंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे, वो ना C++ कर पाएगी, ना सी कर पाएगी, ना जावा कर पाएगी। तो फिर ये लैंग्वेज अपनी इंस्ट्रक्शन देती किसको है? तो लैंग्वेज के पहले एक लेयर होती है हमेशा हमारे पास, उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सी का, C++ की, जावा की इंस्ट्रक्शन को हम ओएस के थ्रू किसको देंगे? आउटपुट डिवाइस से जाके इंटरेक्ट होगी, ये जाके मॉनिटर को ओएस इंस्ट्रक्शन देगा, तब जाके मॉनिटर डिस्प्ले करेगा सी के थ्रू, C++ के थ्रू, जावा के थ्रू, यहां जाके प्रिंट होगा ओसोप। तो ये इंस्ट्रक्शन कैसे है, ये समझ में आ रहा है आपको? अगर आप इसका अपोजिट लिख देते, इसका अपोजिट मतलब हम या तो स्कैनएफ लिख दें यहां पर, और स्कैनएफ का सेंटेंस पूरा लिख दिया हमने कोई डेटा रीड करने के लिए, हमने सपोज सीन यूज करा इनपुट के लिए, या फिर स्कैनर क्लास सपोज जावा की हमने यूज कर ली डेटा को कीबोर्ड से लेने के लिए। ये तीनों केस में हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस के थ्रू डेटा लेंगे। हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस किसको मानते हैं? कीबोर्ड को। स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस हमारे लिए कौन हो गई? मॉनिटर। और स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कौन है? कीबोर्ड। कीबोर्ड से जब जब आप इनपुट लोगे तो ये इनपुट सी में भी पॉसिबल है, C++ में भी और जावा में भी। इसका मतलब है ये जो इनपुट कीबोर्ड किसके थ्रू कनेक्ट होगा? आईओ के थ्रू। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कीबोर्ड को इंस्ट्रक्ट करेगा और कीबोर्ड के थ्रू आप डेटा कहाँ पे लाओगे? प्रोग्राम में। मतलब हमें पहले ये क्लैरिटी सभी के दिमाग में आना जरूरी है कि बिना ओएस के इंटरफेस के कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अस्तित्व नहीं है। क्लियर? हाँ, कुछ लैंग्वेजेस को मानते हैं कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है जावा के केस में, लेकिन जब उसके सोर्स कोड को आप लिखोगे तो वो किस प्लेटफॉर्म में लिखेंगे जाके? अपन कहीं ना कहीं कोई एनवायरनमेंट की नीड होगी। ये बात सही कि रन टाइम पर जब हम उस एप्लीकेशन को ट्रांसलेट कर लेंगे तो रन टाइम पर उन डिवाइस पर अगर आपका JVM अवेलेबल होगा तो जावा की एप्लीकेशंस को डायरेक्टली वहां पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ओएस की नीड होगी। ओएस की नीड कहां पर है? जब हम कोड, सोर्स कोड लिख रहे हैं, जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, जब आप डेवलपमेंट के फेज में हो, यहां पर उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें दोस्तों ये पॉइंट थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि जब मैं डिस्प्ले कर रहा हूं तो भी मुझे ओएस के इंटरेक्शन की नीड है। जब मैं कीबोर्ड से स्कैनएफ, सीन या फिर स्कैनर या फिर आईओ की कोई इनपुट क्लास अगर मैं ले रहा हूं जावा में, पाइथन में, C# में, हर लैंग्वेज की स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कौन सी होगी? कीबोर्ड। जब मैं कीबोर्ड से इनपुट लेने की बात करूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं ये आईओ वाला इंटरेक्शन की बात होगी हमारे साथ। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां भी ओएस की रिक्वायरमेंट है। अब आप दोस्तों एक देखो इंपॉर्टेंट बात, आप सभी को एक्सपीरियंस होगा, बड़ा कॉमन सा डिक्लेरेशन है, ये बड़ा कॉमन डिक्लेरेशन है। ये लाइन आपको सी में भी अवेलेबल होगी, C++ में भी अवेलेबल है, और जावा में भी जाके आप डिक्लेयर कर सकते हो सेम लाइन को। इस लाइन का मीनिंग क्या हो गया? ये इसे हम मानते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। पढ़ाया जाता है कि हमें डेटा टाइप का रोल होता है कि अगर जिस टाइप का डेटा मुझे रन टाइम पर रिक्वायरमेंट होगी, नीड होगी इनपुट के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पहले से डाटा टाइप को डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसका टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तब उसे प्रोग्रामिंग में हम लोग यूज कर पाएंगे। अब ये दोस्तों एक बात को समझो कि जब ये लाइन लिखी जाती है तो टेक्निकली क्या होता है? इस लाइन का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ? जैसे ही ये डिक्लेरेशन होगा कंपाइलर एक लाइन फिक्स कर लेगा। अगर ये डॉस बेस्ड होगा तो 2 बाइट C++ में अलोकेट होगी, विंडो बेस्ड होगा तो 4 बाइट अलोकेट होगी मेमोरी। वैसे ही जावा में अगर इस डिक्लेरेशन को करेंगे तो 4 बाइट का मेमोरी एरिया रिजर्व होगा। मतलब जैसे ही मैंने लाइन डिक्लेयर करी, इंटरनली क्या हुआ? एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो गई, सपोज 1000। उस लोकेशन को मैंने नाम क्या दे दिया? X। और यहां पर अभी कोई एक गार्बेज वैल्यू स्टोर हो गई। हमने ऐसा पढ़ा है कि C++ के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं कि अगर हमने कोई वेरिएबल को डिक्लेयर किया है तो वहां पर 10 के कॉम्बिनेशन से कोई वैल्यू 16 या 32 बिट के अंदर यहां पर स्टोर होगी,
जिसको हम बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, दैट डिपेंड्स ऑन द मेमोरी कॉम्बिनेशन कि वहाँ पर वो उस समय रैंडमली क्या ले रहा है। तो गार्बेज में पॉजिटिव भी आ सकता है और निगेटिव भी आ सकता है। काम की बात हमारे लिए क्या है कि जब आपने ये लाइन सी में, C++ में या जावा में लिखी तो इसके करस्पॉन्डिंग एक मेमोरी एरिया क्रिएट हुआ। वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग 2 बाइट भी हो सकता है, 4 बाइट भी हो सकता है। अब जब ये मेमोरी क्रिएट हुई तो ये क्रिएट तो रैम में हुई। अरे एप्लीकेशन या प्रोग्राम जब चलेगा वो तो रन टाइम पर चलेगा, और रन टाइम पर जो भी डेटा आप स्टोर करोगे वो प्राइमरी मेमोरी में होगा, रैम में होगा, मेन मेमोरी में होगा। तो ये डेटा कैसे आएगा यहाँ पर? तो ये रैम तो एक हार्डवेयर है, और C++ जावा या सी ने कोई कमांड दी तो डायरेक्ट वो रैम उसके लिए मेमोरी एलोकेट नहीं करेगी। यहाँ पर फिर से रोल आता है किसका? यहाँ फिर से रोल आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये दिख रहा है ना आपको, रैम लिखा हुआ है। ये रैम इंडिकेट करता है कि देयर इज वन इंटरेक्शन फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो C++, जावा जो है, these languages will request to the operating system, and then operating system will generate one instruction to allocate 2 byte, 4 byte, 8 byte, जो भी मेमोरी आपने डिक्लेयर करी अकॉर्डिंगली उसके लिए मेमोरी एरिया अलोकेट होगा। तो रैम किसके हिसाब से मेमोरी अलोकेट कर रही है? अगेन देयर इज अ मीडिएटर लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? तो यहाँ पर आपको रोल समझ में आ रहा होगा कि ये जो वेरिएबल डिक्लेरेशन रोज आप करते हो, इसकी जब ये लाइन चलती है एक्चुअल में तो यहाँ भी ऑपरेटिंग सिस्टम की भूमिका होगी। उसके रोल को हम निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे कहीं पर भी। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ रही बात? अब एक और कदम आगे बढ़ते हैं। हम लोग जब प्रोग्राम चलाते हैं, रन करते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि हम इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं कि सम करना है सपोज मुझे, और 2 वेरिएबल्स का सम करना है। जैसे मैंने ए और बी लास्ट सेशन में लिए थे कि 40 और 30 2 वैल्यू मुझे ऐड करना थी। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है क्या करेगी? 40 एक अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करेंगे, और 30 ये 70 जो रिजल्ट है ये सम नाम के वेरिएबल में मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगा। जैसी मेमोरी अभी एक्स की थी, ऐसा ही मेमोरी एरिया मैंने किसके लिए रिजर्व कर दिया? सम के लिए, और एक 70 वैल्यू मैंने वहां जाके स्टोर कर दी। आपको एक बात यहाँ पर समझ में आ रही होगी, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये एक अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है, और जब कोई मैथमेटिक्स होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, कोई डिसीजन मेकिंग होगी फ्यूचर में बुलियन एक्सप्रेशन की, लूप्स के इटरेशंस की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सीपीयू का इन्वॉल्वमेंट होगा। सीपीयू इज अगेन वन ऑफ द हार्डवेयर। अब जब सीपीयू हार्डवेयर है तो दोस्तों ये बात समझो, सीपीयू यहाँ है, ये भी एक हार्डवेयर है। अब सीपीयू जब ये प्लस करेगा, जब एडिशन करेगा, ऐड करने वाला जो काम है जब ये सीपीयू करेगा तो ये अपने आप कर लेगा क्या? ये आपकी लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन ओएस के थ्रू किसके पास जाती है? सीपीयू के पास। जब सीपीयू इसको परफॉर्म करेगा, इस मैथमेटिक्स को डिफाइन करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आ रही होगी। मैंने 3 कैटेगरी की इंस्ट्रक्शन लिख ली जो हम लोग जब हमारी प्रोग्रामिंग जर्नी शुरू करते हैं तो नॉर्मली यही पढ़ाया जाता है कि पहला प्रोग्राम हेलो वर्ड से बना लिया, स्टार्ट कर लिया, सीधे प्रिंटफ मेन, यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है। और हम कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि मुझे किन कॉन्सेप्ट्स को समझना पहले जरूरी है। जब तक मैं बेस समझूंगा नहीं, नीड समझूंगा नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ग्रामर को समझना, उसके स्टेटमेंट को समझना वो छोटा काम है। आप समझे बिना, ओएस के कॉन्सेप्ट को समझे बिना अगर आगे बढ़ रहे हो, सब कुछ मीनिंगलेस हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज हम लोगों ने समझी है कि ओएस का इन्वॉल्वमेंट क्या है। हमने बताया था कि इट विल वर्क एज ए इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस कैसा, मैंने एग्जांपल बताया आपको। अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ किसी भी लैंग्वेज में तो फिर आईओ का इंटरेक्शन है, चाहे मैं आउटपुट शो करूँ या फिर कीबोर्ड से इनपुट लूँ। दोनों केस में हमने क्या फील किया? देयर इज ए इंटरेक्शन विद द आईओ डिवाइस। क्लियर? सो आईओ डिवाइस से इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हो गया? ओएस। क्लियर? अगर मैंने कोई वेरिएबल को डिक्लेयर किया कहीं भी, सम को, एक्स को, ए और बी को, तो उसके लिए मुझे मेमोरी एरिया कहाँ अलोकेट करना पड़ा? रैम में। अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर दैट काइंड ऑफ इंटरेक्शन। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जब मैं कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहा हूँ, कोई लॉजिकल ऑपरेशन कर रहा हूँ, देन इन दैट केस वी रिक्वायर सीपीयू
द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू का इन्वॉल्वमेंट कब होगा? जब लैंग्वेजेस में इस टाइप की कोई अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन आएगी, कोई लॉजिक इंस्ट्रक्शन आएगी, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए लैंग्वेज को अपनी रिक्वेस्ट इंटरनली किसको देना पड़ती है? ओएस को। जो लैंग्वेज बनी है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर बने, उनने अंदर ही किया हुआ है सब कुछ। जब वो रिक्वेस्ट जाएगी तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा एंड दैट विल बी फॉर द सोल्यूशन फॉर द सम काइंड ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि जितने प्रोग्रामिंग में आप लोग स्टेटमेंट डे बाय डे देखोगे, वो सारे स्टेटमेंट डायरेक्टली किसी हार्डवेयर पे नहीं आते हैं। एवरीवेयर इन एवरी लाइन देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द लैंग्वेज। अब आप और हम अपनी बात लैंग्वेज के थ्रू बोल रहे हैं, और हमारी बात लैंग्वेज किसके पास ले जाती है? पहले ओएस के पास, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम वो इंस्ट्रक्शन थ्रो करेगा, वो इंस्ट्रक्शन देगा हार्डवेयर को, और हार्डवेयर जो है वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। किसके अकॉर्डिंग? जो कमांड, जो इंस्ट्रक्शन ओएस ने, लैंग्वेजेस ने रिक्वेस्ट करी ओएस को, और ओएस ने पर्टिकुलर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट किया उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ रहा है? मुझे विश्वास होगा कि ओएस के इस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझे बिना दुनिया की किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जर्नी शुरू करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? और हमारे कॉन्सेप्ट सारे इसी लेवल पर होंगे, इसी डेप्थ में होंगे। कुछ दिनों के बाद आपका प्रोग्रामिंग में जो कॉन्फिडेंस है वो एक अलग ही लेवल पे होगा। ये मेरे शब्दों पे आप आज नोट करेंगे, आज से कई दिनों बाद जब आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको ये फील आएगा, आपको ये बात समझ में आएगी कि प्रोग्रामिंग सही मायनों में किस ट्रैक से, किस तरीके से, किस सीक्वेंस के साथ सीखी जाती है। ठीक है दोस्तों? तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेवल पे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हालांकि मैंने अभी मेमोरी, आईओ इंटरेक्शन, सीपीयू का इन्वॉल्वमेंट, ये सब बातें कर चुके हम लोग। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में इसके पॉइंट्स को डिफाइन कर रहा हूँ जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए कि आपके कंप्यूटर पर जो भी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज के थ्रू भी आप अपनी जर्नी आगे बढ़ा रहे हैं, उस लैंग्वेज को ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे फंक्शन से इंटरेक्ट करना पड़ता है। कहीं ना कहीं मुझे इसके सारे फंक्शंस का रोल, इसके सारे यूटिलिटी को समझना पड़ता है। क्लियर? तो इसके फंक्शंस में हम लोग देखेंगे वन बाय वन कौन कौन सा फंक्शन इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट से मतलब क्या हुआ? जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप कोई फाइल क्रिएट करते हो, सेव करते हो, इसका पूरा मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। क्लियर? चाहे मुझे फ्यूचर फाइल को रीड करना हो, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसका एट्रीब्यूट क्या है, वो रीडिंग पर्पस के लिए बनी है, राइटिंग पर्पस के लिए बनी है। क्लियर? वो कोई डेटाबेस की फाइल हो सकती है, वो कोई वर्ड डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो कोई एक्सेल शीट हो सकती है हमारी। क्लियर? वो कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो सकता है। तो ये बात समझ में आ रही? जितनी फाइल्स जिस रूप में भी, जिस एक्सटेंशन के साथ भी आपकी मशीन पे होगी, इसका कंप्लीट मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं बहुत ज़्यादा भी बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। जब हम कैंपस वगैरह की प्रिपरेशन की बात करेंगे उस समय जो जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस रखते हैं उसमें ये सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। डेटाबेस, नेटवर्किंग, डिजिटल और दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कैंपस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर जहाँ पर सब्जेक्ट की लर्निंग इंपॉर्टेंट होगी टॉप लेवल आईटी एमएनसीज के लिए, वहाँ पर हमें डिटेल में ये सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत शॉर्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग जल्द से जल्द शुरू करना है, और आगे जाके हम पीपीटीज पर नहीं पढ़ेंगे, हम सब कुछ बोर्ड पे लाइव लिखेंगे सारी चीज़ें। ये तो मैं कुछ इंट्रोडक्टरी टॉपिक है जहाँ पर थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ रहेगा प्लांट वे में, तो आपको समझना ज़्यादा आसान रहा, इसलिए मैंने अभी कुछ पीपीटीज का यूज़ किया स्टार्टिंग लेवल पे। बाकी A to Z कोडिंग जो हम लोग करेंगे आगे जर्नी में, सब कुछ हम लोग सीधे पैनल पे लिखेंगे डिस्प्ले में। ऐसा नहीं होगा कि मैं लैपटॉप पे सिंपल कोड लिख रहा हूँ, तो वो थॉट नहीं रहेगा। आपको सीधे सीधे सामने खड़े होकर कोड लिखने की प्रैक्टिस होगी। आपको लाइव क्लास, फिजिकल क्लास का जो फील आता है, उसी फीलिंग से, उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप क्लासेस को ज्वाइन करोगे और आगे आपके अंदर भी वो चेंज, वो डेवलपमेंट दिखेगा। ठीक है दोस्तों? सबसे पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको फाइल मैनेजमेंट क्या है। सेकेंड इज मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। कई तरह की मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स ओएस
बैकग्राउंड में यूज़ करता है। होता है क्या है, आजकल तो हम लोग बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन मशीन्स यूज़ कर रहे हैं। जो हम लोग जिस ज़माने में थे वहाँ तो रैम भी मशीन पे कम हुआ करती थी और हार्ड डिस्क की कैपेसिटी भी कम थी। उस समय बोर्ड प्रोसेसर का भी लेवल आज वाला नहीं था। तो हम लोग वहाँ पर फील करते थे कि हम कोई प्रोसेस दे रहे हैं, कुछ कमांड जनरेट करते हैं तो काफ़ी टाइम लेती थी प्रोसेस और उसके बाद वो रिजल्ट जनरेट करती थी। अगर आपकी मशीन ने मल्टीपल एप्लीकेशंस ओपन कर ली हैं, रैम ने मल्टीपल एप्लीकेशंस ओपन कर ली, हम देखते भी ना मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब अगर रैम सपोज 4 GB या 8 GB होगी और उससे बड़ी मैं एप्लीकेशन ओपन कर लूँगा तो पॉसिबल नहीं है रन टाइम पर इतनी एप्लीकेशंस को एकोमोडेट करना। तो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसमें कई तरीके हम लोग आगे पढ़ेंगे, पेजिंग, सेगमेंटेशन, पेज सेगमेंटेशन, वर्चुअल मेमोरी, ऐसे कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको आगे पढ़ने में आएंगे जो करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करियर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर, पर्टिकुलर ये जो 3 टॉपिक हैं जो मैंने सामने लिखे हैं अभी, टिक जिन पे करा अभी डबल टिक जिन पे कर दिया है, ये तीनों टॉपिक हाईली इंपॉर्टेंट है। मेमोरी मैनेजमेंट, सीपीयू मैनेजमेंट और प्रोसेस मैनेजमेंट आपके करियर के लिए भी। आगे जब आप थोड़ी सी मैच्योरिटी गेन करोगे और जब ड्रीम रखोगे किसी टॉप आईटी एमएनसी को क्रैक करने का, तो उसकी तैयारी में ये सब बातें आपको रिक्वायर्ड होंगी, ज़रूरी होंगी, करना ही पड़ेगी हमें। क्लियर, तो ये एक सेकेंड थॉट है मेमोरी मैनेजमेंट का। तो ये टेक्निक्स के मैंने नाम आपको शेयर किए अभी, पेजिंग, सेगमेंटेशन, वर्चुअल मेमोरी, ये अपने आप में बहुत बड़ा पेपर होता है ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर, मैं वो शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूँ कम से कम टाइम लेते हुए आपका। सीपीयू मैनेजमेंट थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आपने टर्म सुनी होगी सीपीयू शेड्यूलिंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग। इसका मीनिंग क्या है, जब हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, यूनिक्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो हमने ये टर्म बड़ी यूज़ की होगी कि सीपीयू भी शेयर्ड होगा। जब हम सिंगल पीसी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर वो शेयरिंग वाला फील नहीं आएगा। मल्टीटास्किंग हुआ ऑब्वियसली, लेकिन शेयरिंग वाला फील हम लोग कहाँ कर पाएंगे, जब हम किसी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अगर काम कर रहे हैं तो। क्लियर, मैं अलग से एक सेपरेट सेशन लूँगा इस पर ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो कि ये ओएस के अंदर इंटरनल बाइफर्केशन क्या है, जिससे लैंग्वेजेस को भी क्या कितना कहाँ पर इन्वॉल्व होना पड़ता है, कितनी बातें हमारे लिए ज़रूरी होती वो आप समझ पाएँ सारे पॉइंट्स को। तो सीपीयू शेड्यूलिंग में 3-4 तरह की शेड्यूलिंग टेक्निक्स होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स होती हैं, जिनमें हमने सुना होगा एक तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो जॉब पहले प्रोसेसिंग के लिए आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, उसका टाइम पीरियड कितना भी हो। सेकंड, इसी में आता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, SJF। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट से मतलब ये हो गया कि जिस जॉब का टाइम कम हो उसको पहले प्रोसेस करो और जो टाइम टेकिंग जो एक्टिविटी उनको आप बाद में ले जाओ। इससे हम लोग एवरेज वेटिंग टाइम रिड्यूस कर सकते हैं प्रोसेसेस का अलग अलग। क्लियर, तो ये सेकेंड टेक्निक है। थर्ड बहुत कॉमन, बहुत पॉपुलर होती है, दैट इज राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग पे काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं कैंपस में और कई कंपनीज इस पर काफ़ी डिटेल में बात करती है। तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग पर्टिकुलर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आपको ज़्यादा दिखेगी, यूनिक्स के एनवायरनमेंट में, लिनक्स के एनवायरनमेंट में, या विंडोज़ के वो एनवायरनमेंट जहाँ पर एक हम सर्वर यूज़ कर रहे हैं, विंडोज सर्वर यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी सारी नोड या क्लाइंट मशीन उसके साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर भी हम लोग इस फील को ले पाएंगे, दिस राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, जहाँ पर जॉब FCFS के ऑर्डर में आएंगे एंड एक टाइम स्लॉट अलॉट हो जाएगा हर प्रोसेस को और वो उतने टाइम तक CPU एंगेज करेगी और फिर जॉब को रिलीज कर देगी। तो ये अपने आप में काफ़ी सारी चीज़ें इसके साथ और जुड़ी रहती हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के साथ में। और एक होती है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग से मतलब होता है हर जॉब के साथ एक प्रायोरिटी अटैच हो जाती है कि किस जॉब को मुझे हाईएस्ट प्रायोरिटी में एग्जीक्यूट करना है, किस जॉब को मैं लोएस्ट प्रायोरिटी के साथ एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। जैसे C++ में, जावा में, C# में, पाइथन में जब हम मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर पे काम करते हैं तो थ्रेड आर्किटेक्चर में आपको ये चीज़ फील होगी कि जब कई थ्रेड हैं तो हम किसी भी थ्रेड की प्रायोरिटी कम ज़्यादा कर उसको CPU को प्रायोरिटी पे अलोकेट कर सकते हैं। ये चीज़ रन टाइम पर हम फील भी कर पाएंगे जब हम
इस तरह की कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो लाइव ये फील आएगा कि मैं थ्रेड की प्रायोरिटी को कम ज़्यादा करता हूँ, तो अकॉर्डिंगली उसको सीपीयू का जो एंगेजमेंट है वो डिफरेंट मिल जाता है। क्लियर? तो ये प्रायोरिटी शेड्यूलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। और आपने सुना होगा एक इंटरप्ट मैनेजमेंट, ये जो लास्ट में लिखा है, इंटरप्ट मतलब इनको एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं सिस्टम कॉल्स। मतलब ये वो प्रोग्राम्स हैं जो एग्जीक्यूट होने के लिए मेरा और आपके इंस्ट्रक्शन का वेट नहीं करेंगे। मतलब ये हो गया कि अगर आपने कोई कमांड दी और सपोज मेमोरी कम है, तो मैसेज आ जाएगा सिस्टम इज रनिंग ऑन लो मेमोरी, ऑटोमेटिक आपके सामने एक मैसेज आ जाता है। आपने कोई प्रिंटिंग कमांड दिया, प्रिंटर ऑन नहीं करा, उससे मैसेज करता है डिवाइस इज नॉट रेडी। अब आप और मैं कितना भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, सिस्टम जनरेटेड जो मैसेजेस होते हैं वो आपने फील किया होगा, जब तक आप उसको रिप्लाई नहीं करोगे तब तक हम अपनी आगे की प्रोसेस कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इंटरप्ट दीज आर द हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेसेस। ये वो प्रोग्राम है जिनकी प्रायोरिटी हाईएस्ट सेट होती है। अगर जब भी इस तरह की कोई स्थिति क्रिएट होती है तो पहले इंटरप्ट्स को, सिस्टम कॉल्स को पहले प्रायोरिटी मिलती है, प्रिविलेज मिलता है, और वो पहले आपके सामने शो हो जाते हैं, स्क्रीन पर आ जाते हैं। उनको रिस्पॉन्स करने के बाद ही हम अपनी जो एक्टिविटी कंटिन्यू कर पाएंगे। क्लियर? तो ये 4 तरह के शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, एवरेज वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, सबका रोल है। क्लियर? तो मैं बहुत ज़्यादा अभी इसके डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, एक सेपरेट में इसका अलग से कोई वीडियो एक बार प्लान करूँगा जिसमें आप क्लियरली एक एक प्रोसेस को समझ पाएंगे कि इनका एग्जैक्ट रोल कितना, उतना भी आप समझ लेंगे तो कैंपस में इजीली रिप्लाई कर पाएंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है दोस्तों? मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे हम इस बात को। फिर आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस और प्रोसेसर ये अलग अलग बात है। जब प्रोसेसर मैनेजमेंट की बात थी तो सीपीयू की बात की थी हमने, लेकिन प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब क्या हो गया? टास्क शेड्यूलिंग। कई तरह के शेड्यूलर हमने देखे होंगे, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर। मतलब जॉब आईओ डिवाइस से आ रहा है और वो किसी शेड्यूलर के थ्रू सीपीयू तक पहुंचता है। वो कई तरह की क्यूज रास्ते में होती हैं, उन सब सॉफ्टवेयर से, उन सब मेमोरी से होता हुआ जॉब सीपीयू तक पहुंचता है। तो ये प्रोसेस क्या होगी? कई बार हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में भी देखते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट में आपने बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म सुनी होगी, सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब हम कोई जॉब शेड्यूल करते हैं, 2, 4, 6 लोगों ने एक साथ मल्टीपल प्रोसेस की रिक्वेस्ट कर दी। अब जब कई अलग अलग थ्रेड ने सेम रिसोर्स की डिमांड कर ली सेम टाइम पर, तो एक सिचुएशन आएगी डेडलॉक, जिससे हमको बचना रहेगा। तो हमें कोशिश करना रहेगी कि हम हमारे रिसोर्सेस को इस तरीके से प्रोग्राम करें कि ये डेडलॉक वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं हो। तो प्रोसेस मैनेजमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे हम लोग एटीएम पे कुछ विड्रॉ करने जाते हैं, कई बार एक ही अकाउंट है कि कस्टमर अकाउंट, लेकिन 2 एटीएम है। एक हो सकता है बच्चे के पास हो, कहीं बाहर कंट्री में जॉब कर रहा है, और एक पेरेंट्स को दे दिया है। और सपोज मेरा बैलेंस 1 लाख रुपीज़ है, तो दोनों पेरेंट्स और बच्चे एक साथ पूरा अमाउंट विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। जैसे वो रिक्वेस्ट जाएगी तो ऑटोमेटिकली शेड्यूल हो जाएगी। जब वो शेड्यूल होंगी, ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली सीरियलाइज होंगे। जब सीरियलाइज होने जाएंगे तो इसमें आईओ का भी रोल आने वाले समय में आ जाएगा। तो ये सब कहीं ना कहीं इंटरनली आपस में कनेक्टेड है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोसेस मैनेजमेंट। यहाँ पर हमें डेडलॉक, सीमाफोर्स, सिंक्रोनाइजेशन, ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से भी इम्प्लीमेंट होते हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे हार्डवेयर चेंज हो रहा है ना, ये सारी बातें चेंज हो रही हैं। जैसे डुअल कोर का कंसेप्ट आया, मतलब 2 कोर हो गए प्रोसेसर के, हर कोर सेपरेटली प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है। यहीं से थ्रेड आर्किटेक्चर डेवलप होना स्टार्ट हुआ। जब क्वाड कोर हुआ तो हमें इस तरह से प्रोग्रामिंग करना है कि मेरे 4 सीपीयू को फुल यूटिलाइज कर पाऊँ, उसके हर कोर को, उसकी इफिशियंसी को हम लोग हमारी प्रोग्रामिंग से लैंग्वेजेस के थ्रू यूटिलाइज कर पाएँ। जावा में, पाइथन में, सी शार्प में बहुत अच्छे से इस इम्प्लीमेंटेशन को हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। आने वाले जब भी लेक्चर्स हमारे जावा की जब सीरीज होगी तो आपको ये फील होगा, दिखेगा डिफरेंस ये वाला। फिर आता है डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट मतलब हार्ड डिस्क का मैनेजमेंट। जो हार्ड डिस्क आपकी मशीन पे अगर वो भी करप्ट हो गई या कोई उसका कोई एरिया स्पेसिफिक
जहाँ पर कुछ एरिया करप्ट हो गया, हम उसको रिपेयर करके हमारा जो डेटा स्टोर्ड है उसको रिकवर कर सकते हैं। तो आपने सुना भी होगा डेटा रिकवरी भी अपने आप में एक सेपरेट लाइन है कि कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो हार्ड डिस्क करप्ट हो गई, इंपॉर्टेंट डेटा अगर हमारा सपोज हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू कुछ भी जो भी रीज़न है उसके करप्शन का, तो वो उसको रिकवर करने के लिए हमें डिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर एक होता है आईओ मैनेजमेंट, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे बात की थी कि जब मैं कुछ प्रिंट कर रहा हूँ, जब कीबोर्ड से ले रहा हूँ, तो मैं इनपुट आउटपुट अगर मैनेज कर रहा हूँ बेसिक लेवल का, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। सपोज मैं कोई प्रिंटिंग कमांड दे रहा हूँ, आपने को डॉक्यूमेंट दिया प्रिंटिंग के लिए, तो ये भी पहले कहाँ जाता है, आपने वर्ड डॉक्यूमेंट दिया 5 पेज का 10 पेज का प्रिंट आउट, किसी और व्यक्ति ने भी दे दिया, सपोज मशीन नेटवर्क पे 4-5 लोगों ने एक साथ प्रिंट आउट दे दिए, तो ये मैनेजमेंट कौन कर रहा है। तो जैसे आप जाते होगे तो प्रिंटर बफर में ऑटोमेटिकली क्यू बनी हुई दिखती है, एक डेटा स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर, जो आगे हम लोग बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में, क्लियर, कि किन डेटा स्ट्रक्चर्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, क्लियर। तो आईओ मैनेजमेंट से मतलब क्या हो गया कि प्रिंटर भी जब आपको इंस्ट्रक्शन दोगे तो ओएस चूंकि एक सॉफ्टवेयर है, वो इंटरनली क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज करेगा, जॉब क्यू में ऑर्डर्ड हो जाएंगे, जो जॉब पहले क्यू में लगा उसको पहले सर्विस मिलेगी, वो भले 10 पेज 50 पेज 100 पेज का अगर कोई ऑपरेशन है तो उतने पेज तक बाकी प्रोसेसेस वेट करेगी सारी, क्लियर। तो आईओ के अंदर कोई प्रायोरिटी नहीं होगी या कोई ऐसा मैनेजमेंट नहीं होगा कि 2-2 पेज सबके प्रिंट करें फिर स्विच करें। प्रिंटिंग ऑपरेशन जो होता है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एफसीएफएस एल्गोरिथम, क्लियर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो उस बेसिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम इसको सर्विसेज देता है, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन थे दोस्तों। ये सारे फंक्शन कहीं ना कहीं जब हम सी और C++ की बात करते हैं तो C++ के थ्रू सिस्टम प्रोग्रामिंग करना पॉसिबल है। सी और C++ कई लैंग्वेजेस की मदर लैंग्वेज है, क्लियर। कई इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो आपने सुने होंगे, कई लैंग्वेजेस को कंप्लीटली इनके थ्रू बनाया हुआ है, किसी लैंग्वेज को पार्शली इनके थ्रू डेवलप किया है। दुनिया के सारे इंपॉर्टेंट डेटाबेसेस जो हैं वो पार्शली इन लैंग्वेजेस के थ्रू डेवलप हुए हैं। तो सी और C++ की एक इतनी इंपॉर्टेंट जर्नी है कि ये कई लैंग्वेजेस की, कई सॉफ्टवेयर की मदर लैंग्वेज है। तो हम फंडामेंटल भी उसी लैंग्वेज के थ्रू सीख रहे हैं, जो जिसे बोलते हैं ना एक तरीके से कि सी समुद्र, जिसमें हम लोग जितना भी सीख लेंगे हो सकता है कि हम उसके किसी बहुत छोटे से हिस्से तक ही पहुंच पाएंगे, मैं भी और आप भी, पर हम अपने एफर्ट्स करेंगे, अपनी जर्नी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट पार्ट था जो आपको समझ आया होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का कितना इंपॉर्टेंस है। और जब आप एक सी का, जावा का या C++ का प्रोग्राम लिखते हैं तो कहाँ कहाँ पर इसकी नीड आती है, क्लियर। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे समझ गए होंगे। चैनल को आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। ये हमारा कमिटमेंट है 25 ईयर्स की जो हमारी ट्रेनिंग जर्नी है, जिसमें हमने कॉन्टेक्ट क्लासरूम में हजारों बच्चों को डेवलप किया है। और जो बोलते हैं ना कि जहाँ प्रोग्रामिंग बच्चों का खेल है, ये हमारी पंचलाइन हुआ करती है। तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप खुद भी उस कॉन्फिडेंस के साथ डेवलप होंगे। ये फीलिंग आज मेरे शब्दों पे है, कल महीने भर, 1 महीने करीब आप जब इस चैनल से लगातार जुड़े रहेंगे तो डे बाय डे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कहीं ना कहीं आपको ये फील होगा कि अब मैं राइट ट्रैक पे मूव कर रहा हूँ। जिन्होंने पहले कभी लैंग्वेज पढ़ी होगी और उतना डिटेल में नहीं समझा होगा, उन लोगों का भी स्वागत है। उन लोगों को भी आप बुलाइए जिनको ऐसा लगता हो कि प्रोग्रामिंग से हमें नफरत हो चुकी है। ऐसे भी लोगों को हम इनवाइट करेंगे इस चैनल पर कि वो आए, डे 1 से स्टेप बाय स्टेप जर्नी स्टार्ट करें। एक रिक्वेस्ट मैंने आपसे किया था, कॉपी मेरी क्लासरूम जब मैं टीच कर रहा हूँ कहीं भी, तो एक बड़ी कॉपी जो सबसे बिगेस्ट साइज का जो रजिस्टर होता है विड्थ में, हाइट में, वो आप लेके रखिए। पेन इतना सफिशिएंट होगा आपको प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। लैपटॉप पीसी अगर आपके साथ है तो ये बोनस है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ज़्यादा प्रैक्टिस टाइम आप दे पाओगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंस से हम लोग चीज़ों को क्रैक कर पाएंगे। थैंक्स अलॉट दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके आगे। थैंक यू।